नमस्कार, वेलकम टू ध्ये लॉ। मैं शोभित। आज हम लोग राजस्थान जुडिशरी के संबंध में जो एक सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का ही लोकल लॉ है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, उस पर चर्चा करेंगे। रैपिड रिवीजन करेंगे। एक कैसे प्री में कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ पर बन सकते हैं, तो अंतिम तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही हद तक इसकी सहायता मिलेगी। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, चूंकि राजस्थान जुडिशरी में केवल एक ही राजस्थान एक्ट लोकल एक्ट वहाँ का है, बाकी तो माइनर एक्ट मिलाकर और मेजर एक्ट मिला के काफ़ी सिलेबस है। बट एक लोकल एक्ट जहाँ पर काफ़ी लोकल लॉ पूछे जाते थे, वहाँ पर एक लोकल लॉ राजस्थान का है। और रेंट कंट्रोल एक ऐसा एक्ट होता है हर स्टेट का। लमसम एज यूजुअल लमसम चीज़ें प्रोविजन लमसम एक जैसी होती हैं, नंबरिंग चेंज होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ की बात आ जाती है। उन सबको देखेंगे कि कैसे कैसे होल हमारा प्रीलिम्स के लिए कैसे अच्छा काम करे। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो नाम ही है द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी बता दे रहा है कि हम कहाँ पर लागू होंगे, हम राजस्थान पे लागू होंगे। आगे अभी हम पढ़ेंगे तो ये बता देगा कि क्या क्या चीज़ें राजस्थान में आती हैं। तो इस एक्ट का पर्पज बनाया गया है कि प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ एविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ और एंड रेंट ऑफ सर्टन प्रोमिसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान और मैटर इंसिडेंटल देयर टू। तो राजस्थान के संबंध में कौन से इविक्शंस के मैटर होंगे, कौन से मकान किराए पे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, उन प्रोमाइसेस में कैसे कैसे चीजें दी जाएंगी, उसकी बात करता है ये। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल कह देता है कि इसका नाम द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 होगा। ये भी एक्ट नंबर 1 है। क्या है? एक्ट नंबर 1 है 2001 का। तो पूछा जा सकता है अच्छा कब से बन के तैयार हुआ। तो इस एक्ट की खूबसूरती ये है कि इस एक्ट को आप पूछा सकता है कि लोकल एक्ट है तो जनरली गवर्नर की एसेंट मिलती, बट इस एक्ट में क्या है, गवर्नर की नहीं, प्रेसिडेंट की गवर्नर है, प्रेसिडेंट की एसेंट है। कब से? 25 फरवरी 2003 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। और उसके बाद हमको दिखता है कि ये 1 अप्रैल 2003 से अप्लीकेबल हो गया है। इसमें एक अमेंडमेंट करके 2 चैप्टर्स भी जोड़े गए, 5A एंड 5B, वो जोड़े गए 18 अक्टूबर 2017 से। तो ये डेट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है, जो एक मूलभूत बात होती है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 32 हैं। तो 7 चैप्टर्स में 32 सेक्शंस के साथ 4 शेड्यूल में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से बना के भेजे गए हैं। तो हमको इस एक्ट को समझ में आया। प्रिलिमिनरी हमको दिखता है कि इस एक्ट का नेचर एक्सटेंड क्या है। फिर बता दे रहा है कि एक्ट लागू कहाँ होगा। तो एक्ट को बनते समय तो लिख दिया गया, इट शैल एक्सटेंड द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द सेक्शन म्युनिसिपल एरिया which are the comprising the district headquarters in the state and later on the such of the other municipal area as the state government may be notify in the official gazette specify the time to time। तो मेन तो कहा गया कि म्युनिसिपल एरिया में जो स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। बट अब आज की डेट में सब जगह लागू हो चुका है। कब से लागू होगा? तो कहा गया जब से ऑफिशियल गजट में निकाला जाएगा। तो सरकार ने ऑफिशियल गजट में निकाल दिया 1 अप्रैल 2003 से 2003 से विथ इफेक्ट फ्रॉम इसको बना दिया गया। डिफिनीशन में कई डिफिनीशंस होती हैं, तो इसको पता होना चाहिए। रेंट कंट्रोल है तो रेंट कंट्रोल की जो मेन पार्टीज होती है कौन होता है? एक तो टेनेंट होता है, दूसरा कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दो मेन पार्टी किसको देकर लेटिंग करते हैं? तो किसको देते हैं? प्रोमाइसेस को बात करते हैं कि प्रोमाइसेस कौन सा प्रोमाइसेस होगा, किस नेचर का प्रोमाइसेस होगा। तो ये डिफिनीशन क्लास में सारी चीजें बता दी गई। उस प्रोमाइसेस के साथ और क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या दिया जाता है, वो प्रोमाइसेस में इंक्लूड कर सकते हैं क्या उसको। तो पहले ही डिफिनीशन बता देता है इम्यूनिटीज की बात कि क्या क्या चीजें देते हैं। तो लिखा हुआ है इम्यूनिटीज मतलब जो भी चीजें सप्लाई की जाएंगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, ठीक है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, पैसेज हो, स्टेयर्स हो, नेचुरल लाइट की बात हो, लिफ्ट्स की बात हो, एलिवेटर्स की बात हो, जहां सैनिटरी सर्विसेज की बात हो, टेलीफोन सर्विसेज की बात हो, टीवी केबल की बात हो। और उसके बाद ये डिफिनेशन पूरी नहीं है, लिखा है और द लाइक, और ऐसी चीजें जो भी इम्यूनिटीज में देना चाहे वो दे सकता है। तो जब भी इम्यूनिटीज की बात आए तो सेक्शन 2A में उसकी डिफिनेशन बता दी गई। 2B में अपलेट रेंट ट्रिब्यूनल बताया गया है और कह दिया गया कि जो इस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट होगा हम उसको मान लेंगे कि वो अपलेट रेंट ट्रिब्यूनल है। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट लैंडलॉर्ड। हु इज द लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड का मतलब यह है कि जिसके मकान में हम रह रहे हैं क्या वो ओनर ही होना चाहिए? नहीं, इसकी डिफिनेशन के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि ओनरशिप ही हो वही लैंडलॉर्ड कहलाया जाएगा। लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन हु फॉर द
टाइम बीइंग एज अ रिसीविंग और इंटाइटल टू द रिसीविंग द रेंट। तो जो रिसीवर जो रेंट को रिसीव करने के लिए इंटाइटल हो उसको हम बोलेंगे। उसमें कौन आ सकता है? उसमें लिखा है इज ओन अकाउंट और एज ए एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर फॉर अ अदर पर्सन और हु वुड बी who would so receive और बी इंटाइटल टू रिसीव द प्रोमाइसेस के लिए जो भी रेंट वसूल सकता है वो सारे लोग इसमें लैंडलॉर्ड बन सकते हैं और माना जाएगा कि वो लैंडलॉर्ड हैं। लीज का मतलब होता है टीपीए में जो सेक्शन 105 से लेकर 117 में बताया गया है, 105 से लेकर 117 तक, वो भी लीज में इंक्लूड माना जाएगा। म्युनिसिपल एरिया का मतलब वो एरिया होगा जो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के 2009 में बताया गया होगा, वो म्युनिसिपल एरिया माना जाएगा। डिफिनेशन में प्रोमाइसेस किस जगह को हम रेंट पे देते हैं, टेनेंसी में किसको हम प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम रेंट देते हैं। तो लिखा है एनी लैंड नॉट बीइंग अ यूज फॉर अ एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड फॉर यूज ऑफ द रेजिडेंस और फॉर कमर्शियल यूजेज और फॉर एनी अदर पर्पस इंक्लूडिंग, क्या 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 इंक्लूड कर देगा? कह रहा है कि इसमें हम गार्डन इंक्लूड कर देंगे, ग्राउंड इंक्लूड कर देंगे, गोडाउन इंक्लूड कर देंगे, गैराज इंक्लूड कर देंगे, आउट हाउस को कर देंगे। इफ द अपोनेंट ऑफ द सच बिल्डिंग ऑफ द पार्ट, बिल्डिंग का कोई और पार्ट होगा उसको कर देंगे। बट यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं यूज होगी। प्लस लिखा हुआ अदर देन अ फॉर्म बिल्डिंग, फॉर्म बिल्डिंग भी इंक्लूड नहीं होगी। फॉर्म बिल्डिंग से जो अदर देन होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं देंगे प्रोमाइसेस का मतलब। और दूसरा ये हो गया। तो उसके साथ और क्या क्या इंक्लूड कर दे रहा है? आपने देखा गार्डन, ग्राउंड्स, गैरेज, आउट हाउस, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। फिर कह रहा है एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द सच बिल्डिंग पार्ट। तो अगर कोई इसने फुल फर्निश दे दिया तो उसको भी मानेंगे उसका पार्ट। फिर लिखा एनी फिटिंग अफिक्स्ड और एम्यूनिटीज प्रोवाइडेड बाय द सच बिल्डिंग अ पार्ट ऑफ द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ देयर ऑफ। तो जहां पर ऐसी प्रॉपर्टी की बात होगी उसकी बात होगी। फिर लिखा एनी लैंड अपॉइंटेड फॉर द लैंड एंड लैंड एनी सच बिल्डिंग और पार्ट does not the include a room other than the accommodation in the, जो धर्मशाला है, होटल है, सरी है, लॉज है, लॉजिंग हाउस है, बोर्डिंग हाउस है या हॉस्टल है, ये इसमें इंक्लूड ऐसे ऐसे बता दे रहा है कि ये नहीं होंगे। तो ये सारी बातें बता दी गई। फिर बता दिया गया कि इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंट्री टू द टॉप ऑफ द रूफ सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोमाइसेस लेट अस टू अ टेनेंट। तो उसको जब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक उसको भी हम यूज नहीं करेंगे। तो प्रोमाइसेस में हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आ जाएंगी इन लैंड पार्ट ऑफ द। लेकिन इसमें होटल, धर्मशाला, होटल जो है, धर्मशाला है, जो लॉजिंग हाउसेज हैं, ठीक है ना, बोर्डिंग हाउसेज हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि वो अलग तरीके से अप्लीकेबल होती हैं। रेंट अथॉरिटी 2FA में बता दिया गया है जो सेक्शन 22A में होता है। रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13 में जो होता है। सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेंगे कि सीनियर सिटीजन को कहाँ बताया गया, 2H में बताया गया सीनियर सिटीजन, और एज बताई गई है 65 ईयर और मोर। तो 65 ईयर एंड मोर पीटी का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। अब आता है टेनेंट। तो पहला मुद्दा तो निकल गया प्रोमाइसेस। दूसरा मुद्दा जो उस प्रोमाइसेस में रहने आएगा, टेनेंट। तो हु इज अ टेनेंट? तो हम लोगों ने देखा कि कौन मकान देगा, जो किराया पाने का हकदार होगा वो मकान देगा। किसको देगा? उस प्रोमाइसेस को देगा। किस टाइप का प्रोमाइसेस होगा? नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से कोई पर्पज होना चाहिए, प्रोमाइसेस होना चाहिए। और फिर लिखता है कि किसको दिया जाएगा, हु इज टेनेंट। तो कह रहा है एनी पर्सन, जो भी पर्सन हो जो स्वयं या किसी और की तरफ से उस बिल्डिंग के लिए जो किराया देने या पेएबल करने के लिए जिसकी ड्यूटी हो। प्लस ये भी बता दे रहा है कि अगर ऐसा पर्सन जिसको टाइम निकल चुका है उसके टेनेंसी का, उसके बाद भी वहां पोजीशन में है, टर्मिनेशन के बाद भी, तो वो भी टेनेंसी में आएगा। बट ऐसा पर्सन नहीं हो सकता है जिसके अगेंस्ट में कोई डिग्री या इवेक्शन का कोई ऑर्डर पास किया गया होगा, वो टेनेंट नहीं माना जाएगा। बोलता है आफ्टर टेनेंट, अगर टेनेंट की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? तो कहता है जो उसके उस टेनेंसी हाउस में जो उसने टेनेंट ले रखा है, ऑर्डिनरी तरीके से जो उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसके माता पिता, उसकी वाइफ, सन, डॉटर, मदर, फादर, जो ऑर्डिनरी उसके साथ रहते हो, वो भी माना जाएगा कि वो भी टेनेंट है।
दूसरा बता दिया कि अगर वो कोई कमर्शियल पर्पज से उसने कोई बिल्डिंग ली थी और कोई कमर्शियल काम करता था, तो वहां पर ऑर्डिनरी तरीके से जो उसकी वाइफ है, उसका सन है, उसकी डॉटर है, उसके मदर फादर है, वो भी माना जाएगा कि वो भी उसके किराएदार हैं। तो ध्यान रखेंगे कि किराएदार कोई भी पर्सन हो सकता है या किसी की तरफ से हो सकता है जो कि ऐसे मकान का किराया देता हो, जिसके देने की जिम्मेदारी हो, या जिसको टर्मिनेट कर दिया गया हो किराया, उसकी किराएदारी टर्मिनेट कर दी गई, फिर भी वो पोजीशन में बना हुआ है, बट उसके अगेंस्ट में कोई भी अभी इवेक्शन की या कोई ऐसी डिग्री पास नहीं की गई है कि मकान, तो ये माना जाएगा। अगर डिग्री पास कर दी जाएगी तब तो मान लिया जाएगा कि ये तो इनलीगल पोजीशन करके रखा है इसने। ट्रिब्यूनल का बता दिया कि ट्रिब्यूनल मीन्स जो है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल से है। ये ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। फिर सेक्शन 3 आ जाता है, और सेक्शन 3 में हम लोग देखते हैं, बता देता है कि चैप्टर 2 एंड 3 नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस एंड टेनेंसीज पर। तो नथिंग इन कंटिन्यू इन चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ दिस एक्ट। तो इस सेक्शन का जो पहला, दूसरा और तीसरा क्लॉज है उसको रिपील कर दिया गया टाइम टू टाइम। 2017 में सब इनको रिपील करके नया कर दिया गया, और इसमें अब जो क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 8 तक है वही है। मतलब अगर हम देखें तो क्लॉज 4 में बता दिया गया है कि टू एनी प्रोमाइसेस बिलोंगिंग टू द लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो जहां पर उसकी बात होती है कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो हम देखते हैं क्लॉज 4 से टू एनी प्रोमाइसेस बिलोंगिंग टू द, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो उसकी बात होती है कि एनी प्रोमाइसेस में जहां पर हम लोग देखते हैं कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उसकी बात यहाँ पर होती है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोकल अथॉरिटी है उस पर नहीं होगा। प्रोमाइसेस बिलोंगिंग टू द लेट हाउस द लोकल बॉडी, अगर कोई है बॉडी जो राजस्थान जो एक्ट है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है। फिर अगर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनीज अगर कोई है, कंपनी एक्ट उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट। फिर देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उस पर भी नहीं होगा। वक्फ पर नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ पर जो अगर रजिस्टर्ड है वक्फ एक्ट में 1995 में, तो उस पर नहीं होगा। कोई रिलीजियस या चैरिटेबल अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस प्रकार से ये बता दिया गया कि इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ में ही बता दिया गया कि जो भी यूनिवर्सिटीज, अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के पर्पज से अगर कोई प्रोमाइसेस है टू एनी प्रोमाइसेस बिलोंगिंग टू द विजिटेड इन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ ऑफ द टाइम बिंग इन फोर्स, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और जहां पर कोई ऐसा पर्सन है जो बैंक या सार्वजनिक बैंक के तरीके से है, तो उस पर भी रेंट कंट्रोल लागू नहीं होगा। मतलब ये कहा गया कि भाई, इसलिए बताया गया क्योंकि हम तो ऊपर बोल के आए रेजिडेंस पर्पज से भी है और कमर्शियल पर्पज से भी है, लेकिन अब ये सब बैंक को देगा तो कमर्शियल यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, इनको एक्सेप्शन बना दिया गया कि इनके ऊपर ही एप्लीकेबल रेंट कंट्रोल नहीं होगा। चैप्टर 2 और 3 रेंट कंट्रोल का इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आ जाता है सेक्शन 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आ जाता है रेंट टू एज एग्रीड। ठीक है ना। रेंट क्या होगा, तो भाई हमको पता है कि ये तो पार्टीज का सब्जेक्ट है कि कैसे रेंट होगा। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम देखते हैं, पार्टीज जो एक दूसरे को देने के लिए एग्री कर लें वही रेंट होगा, उसी को हम लोग मान लेंगे। जो अम्यूनिटीज कहेंगे एक दूसरे को देने के लिए वो हम मान लेंगे। तो कह देता है कि रेंट टू बी एज एग्रीड, द रेंट पेबल फॉर एनी प्रोमाइसेस शैल बी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच सच may be agreed upon between the landlord and the tenant. It shall not include the charges payable for the amenities may be agreed upon the separately and shall be payable accordingly. मतलब ये कह रहा है कि किराया क्या होगा, तो जिस पर दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट अपना जो एग्री कर लेंगे वही इनका किराया होगा। एमिनिटीज के लिए या अलग से कुछ अगर जो दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है एमिनिटीज में, उसको रेंट में नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अपना मकान लेते हैं तो मकान जब कोई किराए पे लेते हैं या देते हैं तो हम देखते हैं बिजली का बिल अलग से देते हैं, वाटर टैक्स अलग से देते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। एमिनिटीज को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, खाली वो रेंट की बात कर रहा है। और कौन तय करेगा, पार्टीज अपना तय कर लेंगे, जितना भी अमाउंट तय करना हो वो तय कर लेंगे। फिर लिखा है पेमेंट एंड रेमिटेशन ऑफ द रेंट बाय द टेनेंट। तो कैसे कैसे सेक्शन 5 की बात बताता है कि कैसे कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना।
किस प्रकार से दिया जाएगा, तो बता देता है कि अगर कोई रेंट दिया गया है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट सेल टू द रेंट बाय द 15 days ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर द विच द रेंट इज पेएबल। तो 15 दिन का टाइम होता है, पूछा जा सकता है प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन कि कितने दिन का टाइम होता है। तो अगर अनलेस एग्रीड है, कोई अगर नियम कानून नहीं बना है कि 1 से 10 तारीख में देना है या 2 तारीख को देना है, तो अगर कोई नियम नहीं बना है तो कौन सा नियम लागू होगा, रेंट बाय द 15 days ऑफ द मंथ ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। तो 15 दिन के अंदर आपको देना होगा, मतलब जो नेक्स्ट महीना आने वाला है उसके 15 दिन के अंदर आपको देना होगा किराया। तो इस प्रकार से अगर कोई डेट तय कर दी गई है तो उस हिसाब से हम लोग मानेंगे कि इस प्रकार से उनको प्राप्त करने का अधिकार है। फिर सेक्शन जो क्लॉज 2 कह देता है कि एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट एन अकाउंट ऑफ द रेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड ड्यूली द साइन बाय द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो अगर उसने किराया दिया है तो एक रसीद पाएगा मकान मालिक से अपने या उसके एजेंट से, उसके द्वारा साइन किया हुआ जो रसीद होगा उसको मिलेगा। फिर लिखा है टेनेंट में बी पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट बाय द एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। लिखा है बाय पर्सनल पेमेंट, बाय कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बाय पेमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट में बी स्पेसिफाइड इन द लैंडलॉर्ड, बाय द रेमिटिंग थ्रू द पोस्टल मनी ऑर्डर। तो जिस तरीके से देना होगा, उसको कैश दे सकता है, उसके अकाउंट में डाल सकता है, उसको चेक दे सकता है, वो सारा काम यहाँ पर कर सकता है जो उसको देने के लिए। और क्लास 4 का देता है द लैंडलॉर्ड सेड डिस्क्लोज द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक, द सम म्युनिसिपल एरिया इन द रेंट एग्रीमेंट बाय द नोटिस सेंट बाय हिम रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट बाय द ड्यू। तो भैया किराएदार का किराया देने की जिम्मेदारी है, वो आपके अकाउंट में दे सकता है, कैश कर सकता है, चेक काट सकता है, आपके स्पेसिफाइड अकाउंट में डाल सकता है। तो भैया उसको भी तो आप जानकारी दोगे। तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो अपना उस म्युनिसिपल एरिया का जो बैंक है उसका नाम बताएं, बैंक अकाउंट बताएं, सारी डिटेल दें और कह दें कि इसमें पैसा जमा कराइए। तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है, पैसा देना उसकी जिम्मेदारी, पैसा लेने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप किस मोड से और कहाँ पैसा लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लास 4 और 5 जो यह बात करता है कि रेंट टू बी एज एग्रीड, भाई पार्टीज को अपना मकान देना है, जो मकान में जो किराया देना तय करना चाहें वो तय कर लें। लेकिन ये बता देता है सेक्शन 5 कि कब तक, अगर कोई डेट फिक्स कर रखी है कि 1 से 5 तक पेमेंट देना है, 1 से 10 तक देना है, तब तो वो देंगे। अगर कोई डेट फिक्स नहीं तो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आपको किराया पेमेंट करना ही करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, दोनों सेक्शन जो पूछा जा सकता है आपसे क्लास 4 सेक्शन 4 और 5। सेक्शन 6 आ जाता है रिवीजन ऑफ रेंट। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन पीटी और पर्पस से इतना जरूरी नहीं। मान लीजिए कि ये एक्ट अगर आजादी से पहले लागू हुआ होता तो इस एक्ट को हम मानेंगे कि ये 1 जनवरी 1950 से लागू है। अब कह रहा है कि किराए पर रिवीजन रेंट कैसे लगाएंगे। तो क्लास सेक्शन 6 तो बता देता है थोड़ा टेक्निकल चीजों को, तो उसमें बहुत ही टेक्निकल नहीं, बहुत सीधे से समझेंगे कि अगर हमने अपने मकान का किराया 100 रुपए रखा है और 100 रुपए में हमने कहा, इन्होंने कहा कि 10 सालों में 5-5% बढ़ा दो, तो अगर उस प्रकार से हमने बढ़ाते चले आए तो अगर हर साल का, हर महीने का किराया देखेंगे 100 रुपए तो 1200 रुपए हो गया। और 1200 रुपए प्रति साल 10 साल तक बढ़ाना है, तो 10 साल एनुअल के हिसाब से अगर हम देखते हैं 1200 में अगर हम 5% बढ़ाएंगे तो 60 हो गया, 60 रुपए हो गया। अब 60 रुपए 1260 रुपए हो गया। अब 1260 को हम क्या करेंगे, हर 10 साल तक जोड़ देंगे। तो जो दोनों अमाउंट मिलाकर आएंगे, मतलब जितना एडिशन फॉर्म में 60-60 रुपए मिला के ये जो पैसा बना 6600 रुपए, ये इसको इधर इसको और इधर 1200 इसको 1200 ये मिलाकर जो हो गया, इसको आपस में हम मर्ज कर देंगे और इतना जितना निकलेगा सम अमाउंट, इसका जब 10 साल बाद फिर से किराया लेंगे तो फिर इसका 5% बढ़ाकर ले लेंगे। मतलब 1200 जो पर साल का बना, तो 1200 का जो 10-12 महीने का आपका इकट्ठा पैसा हो गया, तो उसको और प्लस जो आपने 60-60 रुपए बना के जोड़े, इनको मिला के जितना बन जाएगा उस पर 5% आप रेंट लेंगे। तो पूछा जा सकता है कितना इंक्रीज किया जाता है, तो 5% किया जाता है। फिर सेक्शन 7 आ जाता है आपका, और सेक्शन 7 में बताता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू टेनेंसीज। तो न्यू टेनेंसी जहाँ पर आपने मकान अपना रेंट पे दिया है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद से आपने मकान दिया है, तो आप पर ईयर
5% किराया बढ़ा सकते हैं, और 10 सालों तक ही आप 5-5% हर साल बढ़ाएंगे। 10वें साल में ये जो बढ़ा हुआ किराया है और टोटल किराया है उसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद उस टोटल पर ही 5% आगे नेक्स्ट ईयर से बढ़ाएंगे आप। समझ रहे हैं? मतलब आप 5% हर साल बढ़ा सकते हैं, कब तक? 10 साल तक। और जो ये 5-5% आपने बढ़ाया, इन सबको पूरे 10 साल का मिलाकर, रेंट को मिलाकर जोड़ लेंगे, उसके बाद आगे का किराया आप उसमें 5% ऐड कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट रिस्पेक्ट इन द न्यू टेनेंसीज की बात करता है कि कैसे कैसे न्यू टेनेंसीज की बात करता है। और क्लॉज 2 कह देता है एन एग्रीमेंट फॉर इंक्रीजिंग इन रेंट एक्साइज ऑफ 5 रुपीज पर एनम शैल बी वाइड डेट एक्सटेंड। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5% से अगर ज्यादा बढ़ाता है पर ईयर तो वो वाइड माना जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका आता है चैप्टर 3 टेनेंसी की बात करता है, एलपीटी की बात करता है। ये क्या है? एलपीटी। एलपीटी में क्या है? लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। आप एक निश्चित समय के लिए अपना घर किराए पे देते हैं। तो जहां पर लेने वाला और देने वाला अपना जो प्रोमाइसेस है, जो देना चाहता है, रेजिडेंस है, उसके पर्पज के लिए वो लेना चाहता है और देना चाहता है, तो दोनों एक अर्जी देंगे। रेंट कंट्रोल जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल उसको तुरंत के तुरंत परमिट कर देगा कि ठीक है आपने को दे दीजिए। 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता एक बार में। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात जो होती है, एलपीटी की जो बात होती है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। उस लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और ये 3 बार ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है भाई। तब फिर परमानेंट दे दो। तो लिमिटेड पीरियड का एक ही प्रमाइसेस को, एक ही आदमी को आप क्या कर रहे हैं, 3-3 साल के लिए लिमिटेड पार्टनर उठा रहे हैं, तो 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। या फिर आप उसको परमानेंट दे दो, जब खाली कराना हो तो नोटिस दे के खाली करा देना। तो इसलिए यहां पर बात कही जाती है कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात है। अ लैंडलॉर्ड मे बी लेट आउट द प्रेमाइसेस फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर। तो पहली बात जरूरी है कि रेंट कंट्रोल एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि चाहे वो कमर्शियल पर्पज से दे या रेजिडेंशियल पर्पज से। तो लिमिटेड पीरियड में देखिए क्लियर लिख दिया गया, अ लैंडलॉर्ड में बी लेट आउट द प्रोमाइसेस फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पज। केवल रेजिडेंशियल पर्पज की बात कर रहा है। फिर लिखा है इन केस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द proposed tenant shall be submitted joint petition before the rent tribunal promises to enter the limited period tenancy for a grant सर्टिफिकेट रिकवरी फॉर अ पोजीशन। तो जहां पर भी होगा दोनों क्या मिलेंगे, दोनों साथ में ज्वाइंट दे देंगे कि साहब हमको 3 साल के लिए हमारा मकान देना है, इनको 3 साल के लिए हमारा मकान लेना है, तो इनको दे दीजिए। अब जो यहाँ तीसरी वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीटी में पूछा सकता है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी ग्रांट परमिशन इमीडिएटली, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इमीडिएटली एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रोमिसेस, जहां पर जो सच प्रोमाइसेस है जो एग्जीक्यूटेबल है ऑन एक्सपायरी पीरियड ऑफ द मेंटेन इन द सर्टिफिकेट हाउ एवर सच प्रोमिसेस। तो यहां तक बोल दिया गया कि अगर वो जैसे देगा, दोनों लोग अर्जी देंगे, एप्लीकेशन करेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा रिकवरी का, और वो दे दिया जाएगा कि 3 साल के लिए अपना दे सकते हैं। यहाँ ये लिखा है सच परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स फॉर द सेम प्रोमिस। एक ही मकान के लिए 3 बार से ज्यादा बार परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी पर्सन अपने मकान को किराए पे देने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, या लेने वाला, दोनों साथ में मिलकर रेंट ट्रिब्यूनल से कर सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू करेगा, एक तो देने के भी और कब खाली किया जाना है उसके डेट की भी बता देगा। लेकिन एक ही प्रोमाइसेस को अगर लिया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ द रेजिडेंशियल उन्हीं पार्टीज के द्वारा, तो 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही पीटी का क्वेश्चन आपका है, पक्का बनेगा आपका कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी कहां से बनेगी। provided that the certificate of the recovery of the possession issued in the section shall be lapse of the petition of execution thereof the has not been filed before the tribunal within the 6 month for the date of the certificate become executable। तो अगर इतने दिन के अंदर वो नहीं खाली करता है तो 6 महीने के अंदर बता दिया है कि आपको यहाँ आके काम करना होगा, और इसको खाली हो जाएगा आपका मकान, ठीक है ना। तो अगर पुनः प्राप्ति के लिए फिर से वो चाहता है कि फिर से वो सर्टिफिकेट मिल जाए, तो 6 मंथ के अंदर की टाइम बताई गई है कि वो 6 महीने के भीतर ही अगर वो दाखिल नहीं किया गया तो नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 8 को ध्यान रखेंगे। 9 बता देता है कि कब कब खाली करा देंगे। ये पीडी और मेन सबका क्वेश्चन है, कब खाली कर। आप बताइए, आपने अपना मकान किराए पे दिया तो कब कोई खाली करा लेगा? अरे भाई साहब, जब वो टाइम पर किराया नहीं देगा तब खाली करवा लेंगे। 4 महीने तक का किराया नहीं दिया उसमें, यहाँ बता दिया गया एक्ट में
कि notwithstanding anything contained in any other law or the contract but subject to the provision of this act, rent tribunal shall not be order eviction to tenant unless satisfied that. अगर इन चीजों से सेटिस्फाई हो जाती है तभी देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी। तो पहला लिख दिया गया टेनेंट हैज नाइदर पेड टेन अमाउंट द रेंट फ्रॉम द हिमसेल्फ फॉर 4 मंथ, 4 महीने तक का लगातार किराया नहीं दिया उसने तो खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। अब इसके तो प्रोवाइडेड लगा दिए गए हैं कि कैसे कैसे नहीं दिया गया है, तो बात है, लेकिन एक मोटा मोटा क्वेश्चन पीटी का आपसे पूछा जाएगा कि 4 महीने तक अगर किराया नहीं दिया गया तो मकान खाली कराया जा सकता है। फिर उस मकान में तो उसने कुछ डैमेज कर दिया है, तो इसके कई रीजन है, मकान को डैमेज कर दिया है, मकान में उसने कुछ बना दिया है, कुछ अलग से पूरा उसका चेंज कर दिया है, डायग्राम ही मकान का चेंज करके बना लिया है, ठीक है ना। मकान में कोई तोड़ फोड़ करता है बिना परमिशन के, सब लेटिंग पे रखता है मकान को, मकान उसने लिया था रेजिडेंशियल पर्पज से, वहां पर कमर्शियल काम कर रहा है, जिस पर्पज से उसने मकान लिया था मकान लेने के 6 महीने तक उसने वहां पर कोई काम नहीं किया है। तो ये सारे रीजन है मकान के जो उसने प्रॉपर्टी ली थी उसको इविक्शन कराने की। कमर्शियल पर्पज से लिया था रेजिडेंशियल यूज कर रहा है, रेजिडेंशियल से लिया था कमर्शियल कर रहा है, तो ये सारे रीजन यहाँ बता दिए गए। ये रीजन एक थोड़ा जरूरी है, आई वाला, जहां पर आप देखेंगे प्रोमाइसेस आर द रिक्वायर्ड रीजनेबली और द बोनाफाइड ऑफ द लैंड for the use of the occupation of the himself, his family or the occupation of the purpose। तो जहां पर वो इसको शुरू नहीं करता है एक टाइम बीइंग के अंदर, तो वहां ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम किया सकता है कि उसने ऐसा काम कर दिया है। तो इसमें कई क्लॉज बताए गए हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम तक क्लॉज बता दिया गया है कि अगर ऐसा कोई करता है जहां पर उसका मकान इतना जर्जर हो गया है कि वो गिर जाएगा, उसको बनवाना है, तो उसके पर्पज से किसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई मकान बनवाने, तो आ गया गवर्नमेंट ने कोई आदेश दे दिया कि भैया तुम अपनी प्रॉपर्टी से लोड कम करो, बहुत लोगों को तुमने अपने मकान दे रखे हैं, अब ये गिर सकता है, तो लैंडलॉर्ड रिक्वायर द प्रोमाइसेस ऑर्डर टू द कैरी और द बिल्डिंग वर्क। तो बिल्डिंग वर्क अगर बनवाना चाहता है जहाँ पर गवर्नमेंट इसका स्कीम से आ गया है या खुद उसको लगता है कि अनसेफ हो गया है, अनसेफ और अनफिट ऑफ द ह्यूमन एविडेंस के लिए अगर वो हो गया गलत, तो उसको दिया जाए। Premises had not been the used without the reasonable cause of the purpose which the let the continuous period 6 month। 6 मंथ जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग लिया गया था उस पर्पस को 6 महीने से नहीं किया जा रहा है, बिल्डिंग लेके छोड़ दिया गया है, तो 6 महीने बाद भी वो आपको बाहर कर सकता है। तो सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्री मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ बताया गया है अगर वो 4 मंथ तक कंटिन्यू रेंट नहीं देता है तो उसको इवेक्शन बन सकता है, मकान में कोई चेंजेस करता है विदाउट परमिशन तो होगा, मकान में कोई तोड़ फोड़ कर देता है तो होगा, 4 अगर उसने जिस पर्पज से मकान लिया था उस काम नहीं कर रहा है, रेजिडेंशियल के लिए था कमर्शियल काम कर रहा है, तो ये सारे रीजंस बता दिए गए हैं। एक बार मोटा मोटा आप सेक्शन 9 देखेंगे। सेक्शन 10 बता देता है राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। कब कोई लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पर इमीडिएट पोजेशन पा सकता है, तो इसमें कुछ ऐसे सेवारत लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी तुरंत के तुरंत दे दी जाएगी, लेकिन इनके ऊपर भी हो जाता है जैसे कि आर्म फोर्स में काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, या वो सीनियर सिटीजन हो। तो सीनियर सिटीजन अगर हैं और 3 साल तक का तारीख जो उनको दिया गया था, हैज बिकम द सीनियर सिटीजन एंड फाइल्स द फोरसेट पिटीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फॉर द डेट ऑफ द लेटिंग आउट ऑफ द प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस की जहाँ पर बात होती है कि कैसे कैसे खाली किया जाएगा, उसकी बात यहाँ पर होती है कि किस प्रकार से उसको खाली कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उन्होंने प्रोमिसेस इमीडिएट खाली तो करवा दिया एज ए राइट, तो फिर वो 3 साल तक जहां तक उस प्रॉपर्टी की बात होगी, तो यहाँ पर एक टाइम बिंग बताई गई है कि उस टाइम बिंग तक फिर उसको पुनः नहीं करेंगे। क्लॉज 4 बताता है इस सेक्शन का, क्लॉज 4 10 का क्लॉज 4 देखते हैं हम लोग। लिखा है whoever landlord has recovered possession for the premises under the section he has shall be prohibited for the letting out of the sum to any other person within the period of their period of 3 year and the case of the premises are let out, the tenant shall to be entitled to restoration possession to application rent control। तो अगर जहां पर उन्होंने खाली तो करवा लिया, अब खाली करवाने के बाद वो रखे हुए हैं, तो 3 साल के अंदर क्या है वो उसको वापस पा सकता है। जो भी टेनेंट जिसको निकाला गया था उस टेनेंट को उसको वहां पर फिर से किराए पे लेने के लिए उसको कर सकता है। तो 3 वर्ष तक अगर उसने खाली कर दिया था तो अन्य व्यक्ति पर्सन को देने के लिए वो कह देगा फिर इनको किसी को किराए पे नहीं देने के देंगे, प्रोहिबिटेड कर देगा। तो सेक्शन 10 में ये इंपॉर्टेंट था जिसमें आपको ध्यान रखना है। चैप्टर
आपका 4 आ जाता है, लिखा है रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इलीगली एविक्शन टेनेंट एंड प्रोसीजर। तो जहां पर इलीगल तरीके से किसी को बेदखल किया गया है तो उसके संबंध में धारा 11 बात करती है कि कैसे कैसे इलीगल पोजीशन की बात होती है। तो जहां पर हम लोग देखते हैं कि अवैध या जहां पर रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगल डिस्पोज्ड टेनेंट किया गया है उसकी बात यहाँ पर होती है। तो यहाँ टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है आपके प्रीलिम्स के लिए कि कितने टाइम के अंदर वो करेगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिखा है इफ एनी टेनेंट इज डिस्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड dispossessed by the landlord for the rented premises without the consent, otherwise that due the process of law, he may be within a 30 days from the date of the knowledge of the such dispossession file a petition before the rent tribunal and restoration the possession। जहां पर गलत तरीके से मकान मालिक ने अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, गलत तरीके से उसको मकान से घर से बाहर कर दिया और उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसको घर से बाहर कर दिया गया, तो विद इन 30 डेज वो रेंट ट्रिब्यूनल को वो पिटीशन फाइल कर सकता है और रिस्टोरेशन आप कर सकता है। मतलब जहां पर इलीगल तरीके से अगर लैंडलॉर्ड ने डिस्पोजेस कर दिया है तो उसकी बात यहाँ पर होती है और उसका प्रोसीजर बता दिया गया कि कैसे कैसे होगा। अब 30 दिन के अंदर तो उनको रेंट ट्रिब्यूनल कंट्रोल को इन्फॉर्म करना है कि साहब देखिए इन्होंने गलत तरीके से हमको डिस्पोजेस कर दिया, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ किया है, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू इन्होंने हमको डिस्पोजेस नहीं किया, ऐसे हटा दिया है, तो हमको हमारा पोजीशन वापस दिलवाया जाए। तो सेक्शन 12 कह देता है प्रोसीजर फॉर अ रिकवरी ऑफ द पोजीशन, कैसे कर सकते हैं। तो बता दिया, एक टाइम बिंग बता दिया कि आप भैया केस फाइल करोगे और केस फाइल करने के बाद 21 दिन के अंदर उनको नोटिस चली जाएगी, समन हो जाएगा। तो डेट इंपॉर्टेंट है 7 डेज, और उनको जब से 7 डेज जब से 21 डेज 21 दिन के अंदर जब उनको इस बात की इंफॉर्मेशन हो गई कि आपके अगेंस्ट में जिसको आपने डिस्पोजेस किया था उसने आपके मकान को लेकर केस फाइल कर दिया है और वो आपके मकान में फिर से रजिस्ट्रेशन चाहता है, तो आपको विद इन 7 डेज अपना जवाब दावा, अपना स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना होगा, ट्रिब्यूनल में सबमिट करना होगा। तो जो 24 कह देता है 12 कह देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। जो दिख रहा है द टेनेंट एनी पर्सन, जहां पर उसको क्लेमिंग रिकवरी ऑफ अ पोजीशन अंडर द सेक्शन 11 shall file the petition before the rent tribunal and such petition shall be accompanied by the affidavit and document of the upon which the tenant person entitled to recovery of the possession wants to rely। जिन जिन चीज़ों पर वो चाहता है कि हमको ऐसे से पोजीशन मिलना चाहिए वापस, उसकी बात होती है। तो 30 डेज की बात यहाँ ध्यान रखेंगे रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी में कि 30 डेज के अंदर ही जब उसको डिस्पोजेस किया गया हो तो वो कहाँ जा सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास रिस्टोरेशन के लिए जा सकता है। कैसे जाएगा, एफिडेविट लेकर आएगा, एफिडेविट और बाकी डॉक्यूमेंट लेकर आएगा जिस पर वो रिलाई करता है कि उसको गलत तरीके से निकाला गया, उसने टाइम पर किराया दिया था, सब कुछ दिया था। और जब ऐसी चीज़ें उसको दे दी जाएंगी, वो सारा काम कर देगा, सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट, तो उसके क्या समन सर्विस करवाया जाएगा। तो समन जो भेजा जाएगा वो 21 दिन के अंदर 21 डेज में उसकी बात होती है। देखा है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायरिंग द लैंडलॉर्ड टू सबमिट रिप्लाई। तो 21 डेज का मान लिया गया कि सबमिट करने का उनको टाइम दिया जाएगा कि वो रिप्लाई सबमिट करें। यहाँ पर तो नोटिस जो भेजी जाती है, नोटिस की तारीख से 21 दिन से अधिक का समय उनके पास नहीं रहेगा। कहा जाता है कि द लैंडलॉर्ड, जो थर्ड क्लास है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक टाइम बताया गया है, 7 डेज का टाइम बताया गया है, जो हम लोग देख लेते हैं कि द लैंडलॉर्ड में सबमिटेड हिज रिप्लाई एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट आफ्टर द सर्विंग ऑफ द कॉपी ऑफ द समन on the petitioner within the period not exceeding 10 days for the date of the service of the notice. The petitioner may be filed rejoinder if any after the serving of copy of the sum on the landlord within the period of the 7 days for the date of the service of reply. The rent tribunal shall be thereafter fixed date hearing which shall not be later than 15 days फॉर द डेट ऑफ द फिक्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया उसको जब डिस्पोजेस किया गया है तो डिस्पोजेस करने के बाद इलीगल 30 दिन के अंदर वो रेंट पर वहाँ जाएगा, 21 दिन के अंदर उसको लैंडलॉर्ड को अपना जवाब देना होगा। और अगर उसके बाद भी नहीं दे रहा है तो क्या करेगा, 10 दिन का टाइम वो बता दिया गया, 7 दिन के अंदर फिर से रिजवाइंडर कर देगा कि साहब इन्होंने किया, टोटल मिला के 15 डेज। तो यहाँ ये देखना है कि टोटल मिलाकर अभी हम देखते हैं कि मैटर कब निपटाया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे भी कि टोटल मेंबर्स में
तो इस चैप्टर में देखते हैं कि सेक्शन 12 में प्रोसीजर बता दिया गया कि कैसे किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्पोजेशन के कितने दिन बाद आप रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कहेंगे, तो 30 डेज के बाद कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सेक्शन 12 जो है तो 11 में बता दिया गया कि डिस्पोजेस करने के बाद वो, और सेक्शन 12 में बता दिया गया क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि उसको ऐसे से हटा दिया जाएगा। और फिर आपका आ जाता है चैप्टर 5, जहां पर आता है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल कैसे कैसे बनाया जाएगा। चैप्टर 5 की बात करते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल की बात होती है कि रेंट ट्रिब्यूनल कब से बनाया जाएगा। तो चैप्टर 5 में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर द रिवीजन ऑफ द रेंट एंड एविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन, मतलब सारा प्रोसीजर यहाँ तक बना दिया गया। तो अभी तक का जो प्रोविजन देखा हम लोगों ने सेक्शन 12 तक का, तो उसमें हम लोग ने देखा कि सेक्शन 1 में एक टाइटल बता दिया गया था, 12 में डिफिनेशन क्लास जिसमें इम्यूनिटीज, लैंडलॉर्ड, लीज, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, इम्यूनिटीज क्या होती हैं, लैंडलॉर्ड हो गया, टेनेंसीज हो गया, प्रमाइसेस हो गया, इनकी डिफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने। फिर सेक्शन 3 बता देता है कि ये चैप्टर 2 और 4 पर अप्लीकेबल नहीं होता, किन किन चीज़ों पर, जहाँ कोई प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हो, राजस्थान लोकल अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन के थ्रू दी गई हो, किसी यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉपर्टी दी गई हो, किसी बैंक को कुछ प्रॉपर्टी दी गई हो, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट में कोई प्रॉपर्टी किसी को दी हो, तो उस पर यह एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं अप्लीकेबल होता है। फिर चैप्टर नंबर हम देखते हैं कि सेक्शन 4 बता देता है कि कितना किराया होगा, तो जितना पार्टीज आपस में तय कर लेंगी उतना किराया होगा। किराया कब दिया जाएगा, तो कह रहा है जब तक कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हर नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक किराया पेड कर देना है। अगर पेड नहीं करेंगे तो फिर उसकी बात बता दी गई 4 और 5 में। फिर 6 में बताता रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा, तो 5% हमने देखा कि हर एनुअल जो है, ऐसे एनुअल में हर 10 साल तक हम 5% जोड़ते रहेंगे और अंतिम में उसको आपस में मिला के फिर नेक्स्ट ईयर से 5% उसमें जोड़ेंगे, जो टोटल हमारा होगा। तो 6 में तो पुराना वाला होता था, 7 में बताता है न्यू टेनेंसीज के बारे में। तो पूछा जाता है न्यू टेनेंसीज के बारे में कितना किया जाएगा, तो 5% यहाँ पर भी नियम है कि आप हर साल 5% बढ़ाइए, 10 सालों तक 5% ही बढ़ाएंगे। जब 10 सालों पर आप इकट्ठा जब जोड़ेंगे कि ये किराया इतना हुआ और इतना हमने 5% बढ़ाया, इनको दोनों को मर्ज करके फिर आगे से 5% आप रेंट बढ़ाएंगे। तो रेंट में कितना इंक्रीज किया जाएगा इसकी बात सेक्शन 7 में कहता है। फिर सेक्शन 8 हम लोगों ने देखा कि जहां पर लिमिटेड पीरियड के टेनेंसी की बात होती है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी की बहुत ही शानदार है। यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए ध्यान रखिएगा, लिमिटेड पीरियड रीजन में लिख दिया गया कि रेजिडेंशियल पर्पज से वो प्रॉपर्टी उसको दी जाएगी। और वहां लिख दिया गया कि जैसे वो टेनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों चाहें तो ज्वाइंटली एक एप्लीकेशन दे दें रेंट ट्रिब्यूनल में, और रेंट ट्रिब्यूनल इमीडिएटली ऑर्डर करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा रेफरी के कि इतने दिन के लिए ये दोनों पार्टीज अपना मकान किराए पे देना चाहती हैं, दे दिया जाए इनको, और इतने दिन बाद ये मकान खाली कर देंगे। बट सेम प्रमाइसेस के लिए 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। तो 3 साल के लिए 3 बार के लिए दोनों ज्वाइंट में भी कर सकते हैं। अगर उसने मकान नहीं छोड़ता किराया तो उसको फिर से हटाया जाएगा। तो सेक्शन 9 में बता दिया गया कि कब मकान खाली करवा दिया जाएगा। तो भैया मेरा मकान है, मेरे मकान का किराया तुम 4 महीने से लगातार नहीं दे रहे हो, तो हम सेक्शन 9 में जाके खाली करा लेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल में, अगर राजस्थान में हमारा मकान है तो उस एक्ट से गवर्न हो रहा है तुम्हारा। हमने अपने मकान में कुछ चेंजेस कर दिए बिना पूछे परमिशन के, हमने उसका बाहर का डायग्राम ही बदल दिया मकान का। हमने उस मकान में क्या किया है कि जिस पर्पज से लिया था उस पर्पज को ना करके दूसरा काम कर रहे हैं। लिया था रेजिडेंशियल के लिए, कर रहे हैं कॉमर्शियल। हमने उस मकान में खुद तो किराए पर रह रहे थे, साथ में दूसरा किराएदार रख लिया, सिकमी किराएदार, सब लेटिंग कर दिया। तो सब लेटिंग नहीं कर सकते हैं आप। फिर आपने क्या किया, अपने ही मकान में आपने जिस पर्पज के लिए आपने उसको लिया था 6 महीने तक आप उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इन सारे कंडीशंस के बेसिस पर आपसे मकान खाली कराया जा सकता है सेक्शन 9 में। और फिर हम लोगों ने सेक्शन 10 देखा, जहां पर हम लोगों ने देखा सेक्शन 10 में कि राइट टू ऑफ लैंडलॉर्ड रिकवर्ड इमीडिएट पोजीशन इन अ सर्टेन केसेस। कब कब वो ले सकता है सर्टेन, तो कुछ स्पेसिफिक जो बता दिया गया कि ऐसे ऐसे तरीके से वो मकान खाली करा सकता है और उसको ले सकता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे कैसे किया जाएगा सेक्शन 11 एंड 12 में। 11 में बता दिया अगर किसी को गलत तरीके से डिस्पोजेस किया गया था तो विद इन 30 डेज वो रेंट ट्रिब्यूनल से वो
एक पिटीशन फाइल कर सकता है और 12 उसका प्रोसीजर बताता है कि ऐसे प्रोसीजर फॉलो होने के बाद 21 दिन के अंदर लैंडलॉर्ड अपना जवाब दावा देगा जिसको डिस्पोजेस किया गया था, जिसने डिस्पोजेस किया था, और उसको फिर अगर नहीं देता है तो फिर वो 7 दिन और 15 दिन वाली कार्रवाई की बात उसमें बताई गई कि ऐसे इसको फाइनल किया जाएगा। और सेक्शन, तो यहाँ तक सेक्शन 12 तक हमको दिखता है कि ऐसे से। अब हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो बॉडीज यहाँ पर एक्ट करती हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो सेक्शन 13 बता देता है कि रेंट कंट्रोल कैसे 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 कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो दिखता है द स्टेट गवर्नमेंट सेल continue to such number of the rent tribunals at the place may be demand necessary and notify। तो जहां जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा वो ऐसे रेंट ट्रिब्यूनल बना देगी, ठीक है ना। 2 or more रेंट ट्रिब्यूनल्स constituted or the area of the state government general specify। तो जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से किया जाएगा उसकी बात यहाँ पर आ जाएगी। इसमें कैसे कैसे होगा, अ रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट वन पर्सन ओनली द hereinafter referred by the presiding officer to be appointed by the high court। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो एडवाइस किया जाएगा वो होगा। फिर लिखा है नो शैल बी eligible for the appointment of the presiding officer of the rent tribunal unless the member of the Rajasthan Judicial Service not below the rank of the civil judge senior division। तो सीनियर डिवीजन के रैंक के नीचे का नहीं होगा सिविल जज सीनियर डिवीजन का, उसके ऊपर का ही आदमी होना चाहिए। क्लॉज 5 बहुत इंपॉर्टेंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 3 द हाई कोर्ट में ऑथराइज द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ वन रेंट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर रेंट ट्रिब्यूनल आल्सो। भाई एक जिले में है तो हो सकता है एक जिले के अलावा दूसरे जिले का भी चार्ज दे सकता है। तो सीनियर डिवीजन से बड़ा होना चाहिए, सीनियर डिवीजन से नीचे नहीं होना चाहिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन से ऊपर का होना चाहिए। तो ये सेक्शन 13 में था। फिर आता प्रोसीजर ऑफ द रिवीजन ऑफ द रेंट, कैसे कैसे रिवीजन किया जाएगा, प्रोसीजर ऑफ द रेंट को कैसे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो सेक्शन 6 और 7 की बात कर दी गई कि जो तरीका वहाँ बताया गया पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एफिडेविट के साथ कर दिया जाएगा। तो उसका प्रोसीजर बता दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे कैसे किया जाएगा। और जो डेट बताई गई थी वो सारे डेट्स टाइमिंग बता दी गई कि तो रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी ए फिक्स डेट हेयरिंग विद द नॉट लेस देन 90 डे फॉर द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। तो यहाँ पर कई टाइप के डेट बता दिए गए हैं कि कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। तो उसके डेट्स यहाँ पर बता दी गई, कितना सॉरी डेट्स नहीं टाइमिंग बता दी गई कि कितने टाइमिंग में इसको कंप्लीट करेगा। तो एक बार टाइमिंग देख लेंगे पीटी के लिए। फिर सेक्शन 15 आता है प्रोसीजर फॉर द इविक्शन ऑफ द टेनेंट, कि कैसे कैसे टेनेंट को हटाया जा सकता है। तो द रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसको कैसे कैसे हटाएगा। लिखा है द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग पोजीशन shall be filed the petition before the rent tribunal and such petition shall be accompanied by the affidavit and documents if any upon which the landlord and person claiming possession wanted to rely। तो जिस डॉक्यूमेंट में चाहता है, जैसे वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंट टेनेंट को हटा दिया गया था, तो टेनेंट कैसे करता, अब यहाँ लैंडलॉर्ड चाह रहा है तो उसकी बात होती है। अच्छा सेक्शन 9 में और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो उसको मालिक ही नहीं मानता है इस बिहाफ पर भी उसको सेक्शन 9 में उसको क्या करते हैं तो टेनेंसी वापस लिया सकती है। तो ये सारे तरीके से बता दिए गए कि किन किन तरीकों से हम मकान को जो अपना जो मैंने मकान ले रखा प्रोसीजर फॉर द रिवीजन ऑफ रेंट को कैसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं और प्रोविजन हम कैसे रोक सकते हैं, प्रोसीजर फॉर द इफेक्शन ऑफ द टेनेंट कैसे कैसे टेनेंट को हटा सकते हैं, उन सब की बात यहाँ सेक्शन 15 में होती है कि किस किस टाइप से कैसे कैसे हटा सकते हैं। सेक्शन 16 आता है प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ द इमीडिएट पोजीशन, कि कौन से कंडीशन में हमको इमीडिएट पोजीशन मिलना चाहिए, इमीडिएट पोजीशन कैसे मिलेगा उसकी बात होती है। तो अगर वो कोई लैंडलॉर्ड है और उसको लगता है कि प्रॉपर्टी उसको तुरंत के तुरंत मिलनी चाहिए तो एफिडेविट देकर कर देगा कि साहब उसको तुरंत कब्जा दिलवाया जाए, वरना उसको किराएदार कहीं मिसयूज कर सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर उसके अपील की बात कर दी गई है कि फिक्सिंग द डेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल सप्लाई द कॉपीज ऑफ द फाइनल ऑर्डर। तो अगर ऊपर उसने ऑर्डर कर दिया है तो यहाँ फाइनल ऑर्डर की अपील कहाँ हो जाएगी, तो ये बता देता है जब अपील हो जाएगी तो कितने दिन में मैटर निपटाया जाएगा। तो इसमें अंतिम बता दिया गया कि अगर जो फैसला देकर निपटाना हो तो 2 मंथ के अंतर्गत उसको निपटाया जाएगा। फिर सेक्शन 18 आ जाता है जहाँ पर बता देता है कि जुरिडिक्शन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल कैसे कैसे होगा। तो पहली बात तो रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट पर सीपीसी के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, अर्ध सरकारी कह सकते हैं, क्वासी जुडिशियल एक्ट। यहाँ पर जो जनरल लॉज हैं उनको मानने के लिए कोई बाउंड नहीं होता है, बस भले वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल मानना कंपलसरी होता है, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को मानना होगा।
तो कैसे कैसे जुडिक्शन होगा, उसके जुडिक्शन की बात करेंगे सेक्शन 18 में। 19 में आपका आ जाता है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपील एंड लिमिटेशन देयर ऑफ। तो कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, तो जो लिमिटेशन पीरियड में बताया गया पीरियड, वही पीरियड यहाँ पर भी होगा कि उस पीरियड में किया जा सकता है। अगर अपील करना होगा तो लास्ट में कहाँ करेंगे, जिला न्यायालय जाएंगे, फिर उसके ऊपर उधर जाएंगे। तो सेक्शन 18 ध्यान रखेंगे आप, इसमें 19 बता देगा कि अपील जो है रेंट, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन ऑफ देयर टू की बात करता है। और फिर उसके बाद आता है 19A कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो केस चल रहा है उस पर, तो अगर उसमें कोई किराएदार रह रहा है तो उससे किराया देने के लिए कोर्ट कह सकता है कि उसको किराया देते रहे। लिखा है सेक्शन 19A, पावर टू ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ द रेंट देयर टू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन और अपील। तो अगर पेंडेंसी आप पिटीशन चल रहा है या अपील चल रहा है और उसमें अगर आप कब्जा बना के रखे हैं, तो आपको पेमेंट करने के लिए कह सकता है कि मकान मालिक को इतना पेमेंट करें। फिर एग्जीक्यूशन टू द ऑर्डर, कैसे ऑर्डर को कैसे किया जाएगा, तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे कैसे किया जाएगा। तो उसको अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी अपोजिट पार्टी, जिसके अगेंस्ट में आएगा उस अपोजिट पार्टी कैसे किया जाएगा। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पार्टी, अटैचमेंट ऑफ द एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स अगर हैं तो उसको अटैच किया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई उनके सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी नौकरी, उनसे जो पैसा मिल रहा है उसकी बात हो जाएगी। अटैच टू द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अपॉइंट, लास्ट में कह देता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट और कमिश्नर सच द रिटायरमेंट ऑफ द, तो जहाँ पर रिनोवेशन की बात होगी वहाँ वो आ जाएगा। और लास्ट में जहाँ पर उसके पास कब्जा हो, वो कब्जा लेकर उससे लिया जाएगा। तो इन सेक्शन 20 में बता दिया कि कैसे कैसे लिया जा सकता है उससे पोजीशन, उसकी बात होती है पोजीशन की बात। फिर 21 आ जाता है प्रोसीजर ऑफ पावर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट। तो आपको सेक्शन ध्यान रखना है, आपको सेक्शन 13 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रोसीजर एंड पावर में थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे कैसे उसके ऊपर अप्लीकेबल करवाया जाएगा उसकी बात जो बताई गई उसको ध्यान रखना है। फिर 21 आ जाता है कि जहां पर बात करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी, क्या क्या पावर और अथॉरिटी बताई गई है उसकी बात यहाँ पर की गई है। द प्रोविजन कंटिन्यूड द सेक्शन 21 ऑफ द रिगार्डिंग द प्रोसीजर। एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट मानते हैं अंडर आर्टिकल 20 अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। उनको हम लोग मानते हैं कि वो 21 है। फिर चैप्टर 5A जो 2017 में जोड़ा गया था, 5A मैंने बताया था आपसे कि 18 अक्टूबर 2017 से ये विथ इफेक्ट फ्रॉम है 18 अक्टूबर 2010 से। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द रेंट अथॉरिटी, कैसे कैसे रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। और कोई अगर अपील किया जा रहा है तो उसको 60 डेज के अंदर उसको ऐसे निपटाया जाएगा। फिर लिखा है टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर पार्टीज आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लेती हैं तो उसकी बात प्रायोरिटी दे दी जाएगी सेक्शन 22A में। और कितना दिन के लिए पीरियड ऑफ द टेनेंसी की बात होती है कि कितना दिया सकता है, तो वो अपने हिसाब से उसको तय कर सकते हैं, पारस्परिक म्यूचुअल कंसेंट से उसको तय करते हैं कि कैसे कैसे देना होगा, कैसे कैसे सूचना देना होगा। और चैप्टर 5B जो जोड़ दिया गया रिवीजन ऑफ द रेंट सर्टन सर्कमस्टांसेस सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डिपॉजिटिंग इन द रेंट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस की बात होती है, उसकी बात होती है। तो ये सारे खाली प्री के लिए आपके इंपॉर्टेंट खाली सेक्शन बेस्ड हैं, बाकी अंदर नहीं है। सेक्शन 6 में आप एम्यूनिटीज़ को देख सकते हैं कि जो एम्यूनिटीज़ दी गई हैं वो एम्यूनिटीज़ उसकी बनी रहेंगी, उसको सख्त सुविधा सब देते रहेंगे, ठीक है ना। उनको बंद नहीं किया जाएगा, बंद करना होगा तो उसको बताना पड़ेगा कि हम क्यों बंद कर रहे हैं। और फिर आ जाता है किराएदारी और कि उन दोनों का कर्तव्य क्या है। तो भैया आपका कर्तव्य है कि किराया दें और आपका कर्तव्य है कि आप मकान की सब सुविधा दें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि अगर उसने कोई मरम्मत के लिए कोई ज़रूरी चीज़ है जिसको रिपेयर कराना चाहता है और उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है और आप बोलते हैं हाँ कराएंगे 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 टाल रहे हैं, तो एक निश्चित टाइम के बाद क्या करेगा वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को अप्लीकेशन देगा। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी उसको पावर दे देगी कि तुम चेंजेस करा लो अपने घर में, और चेंजेस कराने के बाद जो भी खर्चा होगा वो आप उससे ले लेना। यहाँ पर बात होती है कि कितना खर्चा, तो अगर कहते हैं जनरल खर्चे की बात करते हैं तो 5% तक का खर्चा जो है वो टेनेंट करता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर ओनर देखेगा कि क्या क्या करना है। जो भी रेंट का 5% है उसको देखना होगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 24 जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे कि जहाँ पर ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड बताइए क्या क्या ड्यूटीज हमारी हैं। और उसी प्रकार से सेक्शन 25 बता दिया इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस, चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस में आ गया।
कि कब इंस्पेक्शन कर सकता है। तो जब भी उसको इंस्पेक्शन करना होगा लैंडलॉर्ड को, तो कम से कम वो एक बार सूचना देगा। कितने दिन पहले सूचना देगा? निरीक्षण करने के जो अधिकार देना, कम से कम 7 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देगा लैंडलॉर्ड कि हम अपना मकान देखने आ रहे हैं, और 3 महीने में एक बार ही ऐसा कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 25 कि जहां पर इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस की बात हो रही है, वहां पर लैंडलॉर्ड अपने मकान को अगर देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन फॉर टाइम बिंग बता दिया गया कि इतने दिन के अंदर ही उसको देख सकता है। सेक्शन 26 जो भी आपको मैंने बताया था, मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो जो पब्लिक सर्वेंट होंगे वो कहाँ होंगे? इंडियन पेनल कोड सेक्शन 21 में होंगे। फिर लिमिटेशन एक्ट बता दिया गया कि कोई केस की लिमिटेशन क्या होगी। तो जो लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है 1963 में, वही लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर होगा। कोर्ट फीस बता दिया गया, खाली सेक्शन याद रखना है कि कोर्ट फीस 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इस एक्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन यहाँ बताए गए हैं और कोई अदर लॉ में बताया गया तो यहाँ पर यही नियम लागू होगा। ठीक है ना? तो 29 बता दिया गया कि यही नियम अप्लीकेबल होगा। तो इंस्पेक्शन ऑफ द प्रेमाइसेस में आप देख रहे होंगे टाइमिंग की बात करता है कि 7 डेज पहले आप इंफॉर्मेशन करेंगे और महीने में 3 बार वंस इन 3 मंथ कर सकते हैं आप। 26 जहाँ पर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। 25 है रेंट टू बी पब्लिश्ड पब्लिक सर्वेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द की बात होती है कि कैसे कैसे उनको दिया जाएगा। लिमिटेशन पीरियड जो हमने आपको बताया कि लिमिटेशन कोड से होगा, सेक्शन 28 बता देता है कोर्ट फीस। एक एक्ट में बना होता है कि कोर्ट फीस एक्ट कितना होगा, वहाँ बात होती है। और सेक्शन 30 बता देता है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की बात, पावर ऑफ रिमूवल ऑफ। अगर कोई लॉ बना दिया जाता है, कोई नियम बना दिया जाता है, तो पहली बात तो नियम को 3 साल तक चेंज नहीं किया जाएगा। देखिए लिखा है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सून मे बी आफ्टर द मेड द लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेशन, जो स्टेट लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। ठीक है ना? तो अगर उसको बना दिया गया तो तारीख से 3 साल तक, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द 3 ईयर फॉर द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसको 3 साल तक फिर उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और जब भी कोई नियम बनाया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। 34 में बता दिया गया कैसे कैसे नियम बनाने की पावर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके सामने 14 डेज के अंदर, 14 डेज के लिए उसके अंदर उसको रखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और 32 आपका आ जाता है जहाँ पर बात करता है कि क्या क्या चीज़ें रिपील कर दी गई हैं, रिपील से रिलेटेड बात करता है। तो राजस्थान रन कंट्रोल एक्ट में अगर हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली हमारा जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है कि राजस्थान रन कंट्रोल एक्ट कब बनकर तैयार हुआ। तो हमको दिखता है किसने उस पर एसेंट दी, तो प्रेसिडेंट ने एसेंट दी। कब दी? 25 फरवरी 2003 में दी। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2003 से लागू हुआ। और बात होती है कि कितने सेक्शन है, तो 32 सेक्शन है। कितने चैप्टर में? 7 चैप्टर्स में। कितने शेड्यूल हैं? 4 हैं। चारों में अलग अलग फॉर्म बता दिए गए हैं कैसे कैसे किया जाएगा। नाम क्या होता है, लागू पता हो गया कैसे होगा, किस उद्देश्य से आया है, इविक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल के लिए, लेटिंग ऑफ द रेंट कंट्रोल के लिए आएगा, प्रोमाइसेस के लिए। अब बता डिफिनेशन क्लास एम्यूनिटीज में क्या होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, केबल होता है, टेलीफोन का कनेक्शन होता है, स्टेयर्स आते हैं, नेचुरल लाइट्स आती है, ईटीसी लिखा है, और द लाइक, और ऐसी चीजें जो होंगी वो एम्यूनिटीज में आ जाएंगी। फिर बताता है लैंडलॉर्ड, तो कह रहा है कोई भी पर्सन लैंडलॉर्ड हो सकता है जो इंटाइटल है रेंट लेने के लिए, ऑन ओन अकाउंट और एजेंट और ट्रस्टी और गार्जियन और रिसवरी रिसीवर। तो इन तरीके से जो भी वसूल कर सकता है वो सारे लैंडलॉर्ड हो जाते हैं। टेनेंट कह देता है कि वो पर्सन होता है जिसको रेंट पेबल करने का इंटाइटल होता है, उसको रेंट पेमेंट करना होता है। तो वो या उसकी ओर से कोई रेंट पे करता है उसको हम टेनेंट मान लेते हैं। ऐसे पर्सन को भी टेनेंट माना गया जिसका टर्मिनेशन हो चुका है बट उसके अगेंस्ट में कोई इविक्शन की डिक्री या ऑर्डर पास नहीं किया गया, ऐसा पर्सन भी माना जाएगा कि टेनेंट है। अगर ऐसा टेनेंट मर जाता है तो उसके ऑर्डिनरी साथ में जो उसकी पत्नी, उसका बच्चे, पुत्र और पुत्री, माता पिता रहते हैं, उनको माना जाएगा रेजिडेंशियल पर्पज से कि वो हैं। कमर्शियल पर्पज में भी यही बता दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज से ली गई थी और उनके साथ उनकी वाइफ, उनके डॉटर, सन और मदर और फादर रहते हैं तो उनको भी उसका पार्ट माना जाएगा। ये बात होती है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग को दिखता है कि इस में किसको लैंडलॉर्ड माना जाएगा। प्रोमाइसेस की बात बता दी गई कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा प्रोमाइसेस हो सकता है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो, ना फार्म बिल्डिंग हो, उसके साथ अटैच हो सकता है, गार्डन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, गैरेज हो सकता है,
ये सारी चीजें उससे जुड़ सकती हैं। इम्यूनिटीज अगर कुछ लगा के दी गई हैं फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी करने के लिए, वो भी हो सकता है। जहां पर उस प्रॉपर्टी में अगर कोई और सुख सुविधा दे दी गई है, फिक्स कर दी गई है, वो भी उसके अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीजें मान लिया जाता है कि वो प्रमाइसेस में आता है, बट कॉमर्शियल चीजें नहीं आती हैं। फिर उसके बाद बता दिया गया कि टेनेंट कौन होता है, तो ये भी बता दिया गया, लैंडलॉर्ड बता दिया गया, ठीक है ना। ये सारी डिफिनेशंस बता दी गई हैं इस पर। फिर सेक्शन 3 में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 2 और थर्ड जो है वो लागू नहीं होता है सर्टेन चीज़ों पर। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई बिल्डिंग दी गई है रेंट पर, राजस्थान कॉर्पोरेशन के तहत अगर कोई बिल्डिंग दी गई है उस पर नहीं लागू होगा। राजस्थान में अगर कोई बैंक खुला हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी है, उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर्टेन चीज़ें बता दें किस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जब ये बातें हम लोग ने कि किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, इन चीज़ों को सेक्शन 3 में हम लोगों ने देख लिया कि किसके किस पर अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर सेक्शन 4 आ जाता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना किराया दिया जाएगा। तो जितना पार्टी आपस में तय कर लेती हैं उतना किराया दिया जाएगा। सेक्शन 15 कहता है कब दिया जाएगा, तो अगर कोई कंट्री इंटेंशन नहीं है तो नेक्स्ट मंथ की 15 डेज में उसको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं देगा तो फिर उसका रीजन बन जाएगा अगर 4 महीने तक नहीं देता है। तो सेक्शन 15(5) बता देता है कि कैसे कैसे दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, पर्सनली कैश दे दिया जाएगा, चेक काट दिएगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन क्लास 4 में बता दिया गया कि तुम्हारी भी ड्यूटी है, लैंडलॉर्ड की भी ड्यूटी है कि वो बताए कि उसका म्युनिसिपल बैंक यहाँ पर है, उसका बैंक अकाउंट ये है, वो सारी जो मूलभूत इन्फॉर्मेशन है, तभी तो किराया देगा वो। सेक्शन 6 और 7 बात कर देता है रिवीजन ऑफ रेंट की। सेक्शन 6 बात करता है कि जब बिफोर द कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर कोई मकान रेंट पे दिया गया तो कैसे उसमें इंक्रीज किया जाएगा किराया, तो 5% ही इंक्रीज किया जाएगा। बट ये 5% कैसे किया जाएगा इसकी बात यहाँ बताई गई है कि 5% अगर हमको इंक्रीज करना है तो हम 10 साल तक हर साल का किराया लेंगे, उसमें 5% ऐड करेंगे, फिर टोटल जितना सम हो जाएगा उसमें हर फिर 10 साल के बाद हम हर साल उसमें 5% बढ़ाते रहेंगे। यही न्यू टेनेंसी में बात सेक्शन 7 में बात होती है कि न्यू टेनेंसी। सेक्शन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड टाइम टेनेंसी की बात कर रहा है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करता है कि कब कोई रेजिडेंशियल प्लेस जो है वो 3 साल तक मैक्सिमम ले सकता है, 3 बार तक ले सकता है। इमीडिएट आर्डर देगा उसको देने के लिए भी और रिकवरी कराने के लिए, पोजीशन को डिस्पोज करने के लिए भी इसमें सेक्शन 8 में किया जाएगा। सेक्शन 9 में हमने बताया कि कब कब टेनेंट को तुरंत तुरंत हटा दिया जाएगा। तो हटाने के लिए भाई हमने बताया कि 4 महीने तक रेंट नहीं देता है, तोड़फोड़, ये सारी चीज़ें करता है। तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट में जो सेक्शन 13 तक हम लोग पढ़ते हैं ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोसीजर में जो टाइमिंग बताई गई है कि कब डिस्पोज किया गया, तो 30 दिन के अंदर करना होगा, 21 दिन के अंदर उसका जवाब देना होगा, नहीं जवाब देता तो 7 दिन के अंदर उसको ये करना होगा कि उसमें रिज्वाइंडर करना होगा, नहीं होता तो फाइनली 15 दिन के अंदर करना होगा। फिर आगे भी ऐसे टाइम बताई गए हैं कि इस तरीके से हम रेंट कंट्रोल में एक ऊपरी तरीके से हमने रेंट कंट्रोल को देखा, और ऊपरी तरीके से हमने जो प्री के पर्पज से पढ़ा वो रेंट कंट्रोल में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर कुछ और हो तो हमको बताइएगा, फिर उसको हम एड ऑन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।